एक खोजी पत्रकार के रूप में जब मैंने इस खबर की तह तक जाने का फैसला किया, तो सच बेहद डरावना निकला। 16 विशालकाय A380 विमान, जो दुनिया के सबसे बड़े यात्री जहाज़ों का अरबों डॉलर का बेड़ा है, अचानक उड़ान भरने से रोक दिए जाते हैं। धातु की गंभीर कमजोरी यानी स्ट्रक्चरल फटीग के कारण इन्हें आपातकालीन वैश्विक जांच के दायरे में डाल दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 16 महाकाय विमानों में से 15 पर एमिरेट्स का वो मशहूर सुनहरा और लाल रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन कोई गलतफहमी मत पालिए, ये विमानन जगत की कोई मामूली खबर नहीं है। हम यहाँ एल्यूमिनियम अलॉय में आई सूक्ष्म दरारों या आधुनिक एरोस्पेस की तकनीकी सीमाओं पर बहस करने नहीं बैठे हैं। कड़वी हकीकत तो ये है कि दुबई जैसे शहर को तबाह करने के लिए A380 विमान को सचमुच आसमान से गिरने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी तकनीकी दरार ही उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने के लिए काफी है। जैसे ही इन भीमकाय विमानों को रनवे से हटाकर हैंगर के भीतर बंद कर दिया जाता है, वैसे ही नीचे बसा वो चमचमाता हुआ शहर आर्थिक मंदी का शिकार होने लगता है। आइए, आप और मैं मिलकर इस चकाचौंध के पीछे के सच को टटोलते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कॉन्कोर्स ए, जिसे बनाने में अरबों डॉलर फूंक दिए गए थे, उसे सिर्फ इसी A380 विमान के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। ये केवल इंजीनियरिंग का नमूना नहीं, बल्कि पैसे छापने वाली एक तेज रफ्तार मशीन है। जब विमानों का आना बंद होता है, तो कॉनकोर्स ए यात्रियों की चहल पहल से बदलकर एक सुनसान गूंजते हुए खंडहर जैसा दिखने लगता है, जहां हर दिन लाखों डॉलर केवल इसके रखरखाव में बर्बाद होने लगते हैं। ये विमान सिर्फ सैलानियों को नहीं लाते, बल्कि ये इस ट्रांजिट हब की अर्थव्यवस्था की नस नस में दौड़ने वाला खून लेकर आते हैं। हर बार जब रनवे पर विमानों के दरवाजे बंद होते हैं, तो सैकड़ों लोग अनजाने में एक जटिल वित्तीय मशीनरी का हिस्सा बन जाते हैं, जो यात्रियों के सफर को शुद्ध मुनाफे में बदलती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि विमान के पंखों पर वे भौतिक दरारें कहाँ हैं। असली सवाल ये है कि जब ये विमान उड़ना बंद कर देंगे, तो इस शहर की बुनियाद में आर्थिक मंदी की कितनी गहरी दरारें पड़ेंगी, जिसने वादा किया था कि उसका विकास कभी नहीं थमेगा। इस नाजुक सच्चाई को समझने के लिए हमें पहले उस भ्रम को तोड़ना होगा जिसे पूरी दुनिया सच मानती है। लोग सोचते हैं कि दुबई तेल के अथाह महासागर पर तैरता हुआ एक साम्राज्य है, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। आज दुबई की जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा कच्चे तेल से अटैक्स है। दशकों पहले इस अमीरात के योजनाकारों को एक बहुत ही भयावह सच्चाई का एहसास हो गया था। उनके पास अबू धाबी या सऊदी अरब जैसे अमीर पड़ोसियों की तरह हमेशा हमेशा के लिए कच्चे तेल की कमाई पर ऐश करने की सहूलियत नहीं थी। उन्हें पता था कि अगर वे जमीन से काला सोना नहीं निकाल सकते, तो उन्हें आसमान से इंसानी पूंजी को खींचने के लिए एक बेहद अनोखा तरीका ईजाद करना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा ट्रांजिट हब बनाया जो कभी न रुकने वाली उपभोग की मशीन बन गया। ये व्यवस्था दुनिया भर की दौलत को एक ऐसे भौगोलिक रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर करती है जहां से बचकर निकल पाना नामुमकिन है। जब आप इस बड़े आर्थिक ताने बाने को करीब से टटोलेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। ये पूरा तंत्र बेहद खौफनाक और असरदार तरीके से काम करता है, जो मुख्य रूप से 4 मजबूत खंभों पर टिका हुआ है। पहला खंभा है कीप यानी फनल। हवाई अड्डे का कॉनकोर्स ए दुनिया भर के मध्यम और उच्च वर्ग के मुसाफिरों को अपने जाल में फंसाता है। दूसरा खंभा है साइलो यानी सुरक्षित तिजोरी। खुद को 7 सितारा होटल बताने वाला बुर्ज अल अरब मेहमान नवाजी के ऐसे ऊंचे मानक तय करता है, जो कर्मचारियों और मेहमानों के बेजोड़ अनुपात के साथ इस अमीरी को अपने यहां रोक कर रखता है। तीसरा खंभा है वसूली केंद्र यानी दुबई मॉल, जो 1200 से अधिक लग्जरी दुकानों का एक बहुत बड़ा भूल भुलैया है। इसे इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर साल यहां से गुजरने वाले 10 करोड़ ट्रांजिट यात्रियों की जेब से उनका पैसा बेहद चालाकी से निकाला जा सके। और चौथा व आखिरी खंभा है वो चमचमाता हुआ अंतिम उत्पाद यानी पाम जुमेरा। ये एक ऐसा कृत्रिम द्वीप समूह है जहां दुनिया भर की अमीर आबादी की दौलत को कंक्रीट में बदल दिया जाता है, और एक पल भर के लिए ठहरने वाले शहर में उन्हें हमेशा के मालिकाना हक का एक हसीन सपना बेचा जाता है। विमानन उद्योग वो सुई है जो लगातार इन चारों खंभों के बीच पैसे की एक सुनहरी नदी बहाने का काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के दिमाग के साथ खेलकर दुबई ने पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि उसका ये चक्रव्यूह कभी टूट नहीं सकता।
उन्होंने भव्य इमारतों की धौंस दिखाकर दुनिया को कभी न खत्म होने वाले विकास का एक चमकीला वादा बेचा। लेकिन हर इंसानी छलावे की एक कमजोर कड़ी होती है, और लगातार बाहर से आने वाली गतिशीलता पर टिका यह पूरा सिस्टम ठहराव से सबसे ज्यादा डरता है। जब इस साम्राज्य का मुख्य इंजन यानी इंसानों का बिना रुके लगातार आना जाना बंद हो जाता है, तो जिस रफ्तार ने इस शहर को खड़ा किया था, वही रफ्तार इसे तबाह करने वाली ताकत बन जाती है। इस चमचमाती अर्थव्यवस्था के शीशे के पीछे जोखिम का एक बेहद खतरनाक और असमान बंटवारा छिपा हुआ है। जब जीडीपी दहाई के अंकों में बढ़ रही थी, तब दुनिया भर के मीडिया ने इसे दुबई का एक अद्भुत चमत्कार बताया था, जो बिना किसी भेदभाव के सबको अमीर बना रहा था। लेकिन जब मैंने इस वित्तीय व्यवस्था की बारीकी से जांच की, तो मुझे एक बेहद गंभीर और दो परतों वाला कड़वा सच दिखाई दिया। इस व्यवस्था के सबसे ऊंचे शिखर पर सरकारी विमानन कंपनियां, सरकारी निवेश कोष यानी सॉवरेन वेल्थ फंड्स, बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स और बेहद अमीर विदेशी निवेशक बैठे हैं, जो सिर्फ मलाई खाते हैं। जब तक ये पूरा तंत्र ठीक से चलता रहता है, तब तक ये रईस लोग बेहिसाब मुनाफा कमाते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनका पैसा बहुत सुरक्षित और दुनिया भर में फैला हुआ है। उनके पास आज के जमाने की सबसे बड़ी ताकत है, और वो है किसी भी संकट के समय पलक झपकते ही गायब हो जाने की आजादी। कोई पश्चिमी हेज फंड मैनेजर हो, रूसी रईस हो, या फिर कोई बड़ा सट्टेबाज, वे अपने आलीशान पेंट हाउस में बैठकर सिर्फ एक बटन दबाकर अपने लाखों करोड़ों डॉलर को किसी दूसरे देश में भेज सकते हैं। अब जरा हमारी नजर को इस चमचमाते ढांचे से हटाकर इसकी असली गहराई की तरफ ले जाते हैं। इस साम्राज्य की असली नींव सीमेंट या लोहे से नहीं बनी है, बल्कि इसे बाहर से बुलाए गए उन लाखों मजबूर मजदूरों के खून और पसीने के दम पर खड़ा किया गया है, जो कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाते। इस व्यवस्था के सबसे निचले हिस्से में लाखों गरीब लोगों की एक बहुत बड़ी फौज काम करती है। इसमें कॉनकोर्स ए के तपते रनवे पर सामान उठाने वाले मजदूर, बुर्ज अल अरब के आलीशान कमरों को चमकाने वाले सफाई कर्मी, दुबई मॉल में 12-12 घंटे खड़े होकर काम करने वाले सेल्समैन और पाम जुमरा के ऊपर सैकड़ों फीट हवा में लटके निर्माण मजदूर शामिल हैं। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है, तब उनकी इस कड़ी मेहनत को कोशिकाओं या कंपनियों के बही खातों में केवल एक खर्च के तौर पर दिखाया जाता है। उन्हें इस कथित आर्थिक चमत्कार के मुनाफे में कभी कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। और इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि जब आर्थिक रफ्तार अचानक रुक जाती है और नकदी का संकट खड़ा होता है, तो उनसे खुद को बचाने और सुरक्षित बाहर निकलने का हर एक रास्ता बेरहमी से छीन लिया जाता है। इस वित्तीय जाल के पीछे छिपी भयंकर असमानता पर गौर कीजिए। किसी ट्रांजिट हब मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि उसमें खुद को संभालने की कोई घरेलू ताकत नहीं होती। जो मजदूर इन आलीशान विला को दिन रात बनाते हैं, वे अपनी पूरी जिंदगी में भी इन्हें खरीदने लायक पैसा नहीं कमा सकते। जो सेल्समैन मॉल में महंगे डिजाइनर बैग बेचते हैं, वे कभी उन ब्रांड्स के खरीदार नहीं बन सकते जो मंदी के वक्त बाजार को संभाल सकें। इसलिए जब दुनिया भर में कोई बड़ा झटका लगता है, तो इस शहर के पास अपना कोई ऐसा ग्राहक वर्ग नहीं होता जो इस नुकसान की भरपाई कर सके। जहां अमीर लोग अपनी दौलत समेटकर भाग सकते हैं, वहीं फिलीपींस की सफाई कर्मी या बांग्लादेश का मजदूर अपनी मर्जी से शहर छोड़ भी नहीं सकता। वे यहां किसी उम्मीद से नहीं, बल्कि कर्ज के जाल में बंद कर आए हैं। इन मजदूरों को अगले महीने मिलने वाली सैलरी कोई फालतू पैसा नहीं है जिसे वे शेयर बाजार में लगा सकें, बल्कि ये उनके घरों से हजारों मील दूर रहने वाले उनके परिवारों के जिंदा रहने का एकमात्र सहारा है। इस व्यवस्था को इतने शातिर तरीके से बनाया गया है कि सारा मुनाफा तो वैश्विक स्तर पर बड़े लोगों की जेबों में चला जाता है, लेकिन जब भी कोई बड़ा खतरा आता है, तो उसकी पूरी मार सबसे कमजोर लोगों के कंधों पर डाल दी जाती है। आइए आप और मैं इस कड़वे सच पर विचार करें, जो हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के सामने खड़ा करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी अरबों डॉलर का कोई साम्राज्य ढहने की कगार पर पहुंचता है, तो उसका नुकसान शहर के मालिकों की तिजोरियों को नहीं, बल्कि हमेशा उन गरीब लोगों की जिंदगी को भुगतना पड़ता है जो दिन रात इस शहर की सेवा करते हैं। पूरी दुनिया इस शहर को जिस नज़र से देखती है, उसके पीछे इंसानी दिमाग की एक बहुत ही अंधेरी और कड़वी सच्चाई छिपी है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में शेडन फ्राइड कहा जाता है, जिसका आसान मतलब है
दूसरों की बर्बादी और बदहाली को देखकर मिलने वाली एक अजीब सी खुशी। आइए आज बिल्कुल सच और साफ बात करते हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंदर ही अंदर चाहता है कि दुबई का पतन हो जाए। पिछले 20 सालों से दुनिया भर के लोगों के सामने केवल अमीरी और घमंड की तस्वीरें ही परोसी गई हैं। हमने देखा कि कैसे कुछ ही मिनटों में आलीशान पेंट हाउस बिक जाते थे, कैसे समुद्र के बीचों बीच नकली टापू बना दिए गए और कैसे पुलिस की चमचमाती गाड़ियां सड़कों पर घूमती थीं। इंसानी स्वभाव की ये फितरत है कि वो बहुत ज्यादा और बिना मेहनत के दिखाई जाने वाली इस दिखावटी रईसी से नफरत करने लगता है। इसीलिए जब भी सोशल मीडिया और इंटरनेट के एल्गोरिदम इस शहर के बड़े संकट की खबरों को सामने लाते हैं, तो लाखों लोग तुरंत उन पर क्लिक करते हैं। हम उन बड़े सट्टेबाजों को उनके ही कांच के आलीशान महलों में फंसते हुए देखना चाहते हैं, जिन्होंने भारी कर्ज ले रखा है। हम पाम जुमरा के उन खाली पड़े, बेहद महंगे और आलीशान फ्लैटों को देखना चाहते हैं, ताकि हमें तसल्ली हो सके कि ताश का ये महल आखिरकार ढह गया। कुछ पल के लिए इस अति पूंजीवादी मृगतृष्णा को बिखरते हुए देखना ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कोई इंसाफ किया हो। लेकिन इस सच्चाई को मत भूलिए कि आर्थिक संकट कोई नैतिकता की कसौटी नहीं होते, जो सिर्फ गुनहगारों को सजा दें। वे तो एक ऐसे अंधेरे और विनाशकारी ब्लैक होल की तरह होते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगल जाते हैं। और सबसे डरावनी सच्चाई तो ये है कि ये बर्बादी कभी भी ठीक उसी जगह आकर नहीं रुकती जहां लोग चाहते हैं। आइए इस तबाही के पीछे छिपे पूरे सच को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक एक करके इस शहर के चारों खंभे ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। इसकी शुरुआत बहुत खामोशी से होती है। जब A380 विमानों को जमीन पर खड़ा कर दिया जाता है, तो अचानक ही दुबई हवाई अड्डे का कॉनकोर्स ए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा बन जाता है। उड़ानों की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है और यहां से गुजरने वाले मुसाफिर दूसरे रास्तों से निकल जाते हैं, जिससे वे इस रेगिस्तान को पूरी तरह छोड़ देते हैं। इस तरह पहला पत्ता गिरता है। जब रोज मिलने वाली विदेशी पूंजी का ये सहारा छिन जाता है, तो यहाँ का पूरा होटल उद्योग और मेहमान नवाजी का कारोबार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। फिर ये बीमारी धीरे धीरे दुकानों और बाजारों तक फैल जाती है। आलीशान दुबई मॉल के अंदर लोगों का आना जाना बंद हो जाता है और सन्नाटा पसर जाता है। वे बड़े बड़े शोरूम और दुकानें, जो पूरी तरह से अमीर अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के खर्च करने की आदत पर निर्भर थे, अब भारी नुकसान उठाने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी अलमारियों में सजा करोड़ों का सामान पड़ा रह जाता है और हर घंटे उनका घाटा बढ़ता जाता है। कोई भी महंगी घड़ियों का शोरूम या कपड़ों का बड़ा ब्रांड केवल यहाँ के स्थानीय लोगों की खरीदारी के दम पर कभी जिंदा नहीं रह सकता। आज जब मैंने इस स्थिति की पड़ताल की, तो पाया कि ये संकट केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये इस पूरे शहर के सुनहरे भविष्य को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेलने की ताकत रखता है। वैश्विक उपभोक्तावाद के इस तथाकथित स्वर्ग में, जहां कभी खरीदारों की भीड़ हुआ करती थी, आज ये आलीशान मॉल बंद पड़े एयर कंडीशनर वाले मकबरे जैसे दिखाई देते हैं, जहां अरबों रुपए की पूंजी हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को जो जानलेवा दिल का दौरा पड़ा है, वो असल में इसके रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है। पाम जुमेरा और उसके जैसे दूसरे विशाल प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से ऑफ प्लान फाइनेंसिंग मॉडल के आदी हो चुके हैं। इस अजीबोगरीब व्यवस्था में डेवलपर्स बिना बनी हुई सिर्फ कागजों पर मौजूद संपत्तियों को भविष्य में भारी मुनाफे के बड़े बड़े वादों के साथ बेच देते हैं। ये पूरा ढांचा नए विदेशी खरीदारों से मिलने वाले लगातार पैसों पर टिका होता है, जिससे वर्तमान निर्माण कार्य को पूरा किया जाता है। ये भरोसे का एक बेहद नाजुक पिरामिड है, जो रेत के महल की तरह ढह जाता है जब नए निवेशकों को लाने वाले विमान अचानक रुक जाते हैं और बाजार पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। जब पैसों का ये मुख्य स्रोत अचानक बंद हो जाता है, तो इन बड़े डेवलपर्स के पास निर्माण कार्य को तुरंत रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी कंपनियों के बही खातों और कागजी साख को बचाने के लिए वे मुख्य ठेकेदारों को भुगतान करना बंद कर देते हैं। अब संकट में फंसे ये मुख्य ठेकेदार नकदी की भारी किल्लत का सामना करते हुए अपनी रक्षा के लिए उप ठेकेदारों और वहां पसीना बहाने वाले मजदूरों की मजदूरी रोक देते हैं। अचानक इस सुनहरे भ्रम की भयानक हकीकत हमारे सामने खुलकर आ जाती है। सच तो ये है कि दुबई कभी कंक्रीट और फौलाद से बना ही नहीं था, बल्कि ये वित्तीय वादों के एक बेहद नाजुक और आपस में जुड़े हुए ढांचे पर खड़ा किया गया था।
वो ढांचा जहां सैलानियों ने मॉल आने का वादा किया था, वही विदेशी निवेशक जिसने आलीशान विला खरीदने का वादा किया था, वही डेवलपर जिसने आसमान छूती गगनचुंबी इमारत खड़ी करने का वादा किया था, और वही ठेकेदार जिसने मजदूरों को उनके पसीने की सही कीमत देने का वादा किया था। लेकिन जैसे ही हवाई अड्डे के रनवे पर इनमें से पहला वादा टूटता है, कागजी दौलत की ये पूरी जंजीर पल भर में अपनी कीमत खो देती है। हम अक्सर अमीर और रसूखदार लोगों के घमंड को टूटते देखकर खुश होते हैं, लेकिन जब ये ताश के पत्ते एक एक करके गिरने लगते हैं, तो सोचिए कि इन टूटे हुए समझौतों के मलबे के नीचे असल में कौन दबता है। जरा रुकिए और इस संकट पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज और वित्तीय समीक्षाओं को ध्यान से देखिए। आपको वहां एक बहुत बड़ी और जानबूझकर की गई अनदेखी साफ नजर आएगी। कोई भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम उस अधेड़ उम्र की महिला के बारे में कोई क्लिकबैट थंबनेल नहीं बनाएगा जो बुर्ज अल अरब के एक सुनसान हिस्से में खामोशी से चादरें बदल रही है। किसी भी खूबसूरत ड्रोन फुटेज में उस दम घोटने वाली हकीकत को नहीं दिखाया जाएगा जहां केवल 10 वर्ग मीटर के कंक्रीट के कमरे में 8 वयस्क मजदूर एक औद्योगिक लेबर कैंप की सीलन भरी हवा में सांस ले रहे हैं, जबकि उनके बनाए महल खाली पड़े हैं। वॉल स्ट्रीट का कोई भी विश्लेषक दक्षिण एशिया के किसी सुदूर गांव में टूटी हुई लकड़ी की मेज पर बजने वाले एक सस्ते स्मार्टफोन की आर्थिक स्थिति को ट्रैक नहीं करता। उन गांवों में पूरा परिवार इस उम्मीद में खामोश बैठा है कि इस महीने पैसे ट्रांसफर होने का संदेश आएगा, लेकिन वो संदेश अब कभी नहीं आने वाला। इस महाविनाश के असली सच को समझने के लिए हमें हवाई अड्डों पर खड़े विमानों से ध्यान हटाकर उस नुकसान को देखना होगा जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात से हर साल अरबों डॉलर बाहर भेजे जाते हैं। दक्षिण एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के लिए ये पैसा उनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ की हड्डी जैसा है। इन पैसों को भेजने वाले इन गरीब मजदूरों ने पाम जुमेरा पर कोई आलीशान बंगला नहीं खरीदा था, ना ही उनके पास कोई बड़ा निवेश था। उनका एकमात्र निवेश उनका खुद का अस्तित्व था। इनमें से लाखों प्रवासी मजदूरों ने केवल एक वीज़ा हासिल करने और झुलसा देने वाली गर्मी में अपनी मेहनत बेचने का अधिकार पाने के लिए बहुत भारी ब्याज दरों पर कर्ज लिया था, जिसे चुकाना अब उनके लिए असंभव हो चुका है। यहीं पर हम पूंजीवाद के सबसे क्रूर और बेरहम नियम का सामना करते हैं। आर्थिक तेजी के सुनहरे सालों के दौरान इन मजदूरों के शरीर की बर्बादी को केवल एक सामान्य व्यावसायिक खर्च के रूप में देखा जाता था। लेकिन जैसे ही आर्थिक हवा का रुख बदलता है, जैसे ही बाजारों में लेन देन थम जाता है और निर्माण स्थल पूरी तरह खामोश हो जाते हैं, वैसे ही इन बड़ी कंपनियों के बही खातों में एक भयानक बदलाव आता है। इन जीते जागते इंसानों को तुरंत जरूरी बुनियादी ढांचे से हटाकर एक बोझ समझ लिया जाता है, एक ऐसा खर्च जिसे शेयर धारकों के मुनाफे को बचाने के लिए बेरहमी से खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये व्यवस्था इंसानों को सिर्फ आंकड़ों में तब्दील कर देती है ताकि बड़ी मछलियों का फायदा बरकरार रहे। जब कोई लग्जरी ब्रांड मॉल में अपना स्टोर बंद करता है, तो उसके सामान का सावधानीपूर्वक ऑडिट किया जाता है, उसका बीमा होता है और उसे सुरक्षित रख दिया जाता है। लेकिन जब किसी बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है, तो वहां काम करने वाले मजदूरों को कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। उनके वीजा खामोशी से रद्द कर दिए जाते हैं। उनकी मेहनत की कमाई अनिश्चित काल के लिए रोक दी जाती है। ये मजदूर एक ऐसे कानूनी और वित्तीय जाल में फंस जाते हैं जहां न तो वे घर वापस जाने का टिकट खरीद सकते हैं और न ही अपने परिवारों को जीवित रखने के लिए पैसे भेज सकते हैं। यही वो पल है जब हमारा पुराना न्याय का एहसास राख में बदल जाता है। हम चाहते थे कि अमीर अपनी गलतियों की सजा भुगतें, लेकिन मंदी की कुल्हाड़ी कभी भी राजाओं की गर्दन नहीं काटती। अमीर लोग बड़ी आसानी से अपने कर्ज को दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं और मंदी के इस तूफान के गुजर जाने का इंतजार करते हैं, जबकि असली मेहनत करने वाले मजदूरों को आर्थिक तबाही झेलने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अगर किसी शहर की समृद्धि को लाखों हाथों ने मिलकर खड़ा किया है, तो ऐसा क्यों होता है कि साम्राज्य के ढहने पर केवल अरबपतियों को बचाने की कोशिश की जाती है और असली निर्माताओं को पूरी तरह से फालतू मान लिया जाता है? आधुनिक वित्तीय प्रणाली में आत्मसंरक्षण की एक अनोखी लगभग जैविक प्रवृत्ति होती है। जब आर्थिक नुकसान एक नाजुक सीमा तक पहुंच जाता है, तो देश की सरकारें और बड़ी मशीनरी खुद आगे आकर इस नुकसान को रोकने की कोशिश करने लगती हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसी बड़ी और राष्ट्रीय विमानन कंपनी को बचाने के लिए हमेशा सरकार की तरफ से भारी मदद दी जाएगी।
एक बहुत बड़े बैंक को हमेशा सरकारी खजाने से बचाया जाएगा। कई अरब डॉलर की रियल एस्टेट कंपनी बंद कमरों के पीछे अपने विशाल बकाये को आसानी से चुकाने का नया रास्ता निकाल लेगी, जिसके पीछे सरकारी गारंटी होगी। इस व्यवस्था के पास अपने सबसे मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हमेशा पहले से तैयार योजनाएं होती हैं। लेकिन उस गरीब मजदूर के शोषणकारी कर्ज को माफ करने के लिए कौन आगे आता है जब सैलानी आना बंद हो जाते हैं? तो कौन सा केंद्रीय बैंक आपातकालीन धन जारी करके एक आम नौकरी पेशा मजदूर के वेतन की गारंटी देता है जब पैसों की जीवन रेखा अचानक कट जाती है? तो हजारों मील दूर भूखे मर रहे परिवार को बचाने के लिए कौन सी सरकार राहत पैकेज देती है? इस आर्थिक ढांचे की सबसे भयावह सच्चाई ये है कि पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसानों को जानबूझकर सुरक्षित संपत्तियों की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। संकट प्रबंधन की ठंडी और गणनात्मक सोच में इन आसानी से बदले जा सकने वाले मजदूरों को केवल एक सांख्यिकीय आंकड़े के रूप में देखा जाता है, एक ऐसा नंबर जिसे कॉरपोरेट जगत के अस्तित्व को बचाने के लिए बेरहमी से शून्य किया जा सकता है। आखिरकार ये मंदी का तूफान भी एक दिन गुजर ही जाएगा। जमीन पर खड़े विमानों की जांच पूरी हो जाएगी और वे फिर से आसमान में उड़ान भरने लगेंगे। हवाई उड़ानों का समय सामान्य हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और फिर से अमीरों की दुनिया चमकने लगेगी। इसके बाद लाखों पर्यटक एक बार फिर से इन शॉपिंग मॉल्स और आलीशान होटलों की तरफ दौड़ेंगे और वे उस भारी तबाही से बिल्कुल बेखबर होंगे जो उनके पैरों के ठीक नीचे घटित हुई थी। दुबई शायद दुनिया को एक बार फिर ये साबित कर देगा कि उसके पास अपनी टूटी हुई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त धन और शक्ति मौजूद है। लेकिन ये सबक केवल मध्य पूर्व के इस हिस्से तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी सिर्फ रेगिस्तान के बीच बसे एक शहर की नहीं है। जरा लंदन को ध्यान से देखिए, जो अपने वित्तीय केंद्रों को चलाने के लिए पूरी तरह से बाहर से आए मजदूरों पर निर्भर है। या फिर पेरिस और न्यूयॉर्क को देखिए, जहां अस्थायी समझौतों पर पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी की गई है, जो कि एक वैश्विक सच्चाई बन चुका है। जब भी और जहां भी बड़ी संपत्ति का निर्माण ऐसे समाज द्वारा किया जाता है जिसकी अपनी कोई जड़ें नहीं होती और न ही उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा होती है, तो उस समाज का पूरा ढांचा अंदर से बहुत कमजोर होता है। हमारी इस खोजी जांच से हमें एक बहुत ही डरावनी हकीकत का एहसास होता है। यदि कोई चमकदार साम्राज्य लाखों लोगों की कड़ी मेहनत से बना है, तो सबसे खतरनाक दरार किसी हवाई जहाज के पंखों में आई मामूली खराबी नहीं है, बल्कि वो गहरी दरार है जो आधुनिक पूंजीवाद के बुनियादी वादों में आ चुकी है। ये झूठ की आर्थिक विकास का चमत्कार हर उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो इसकी सेवा करता है। सच तो ये है कि जब भी संकट आता है तो सबसे पहले अमीर लोग नहीं, बल्कि वे लोग शिकार होते हैं जिन्होंने इसे अपने हाथों से सींचा है। ये वे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया, इसे चमकाया और एक ऐसी व्यवस्था के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया जो कभी उनका नाम तक याद नहीं रखेगी। रसूखदार लोगों के पास हवाई जहाज़ों को ठीक करने के लिए तो पर्याप्त पैसा है, लेकिन नीचे मलबे में दबी बिखरी हुई जिंदगियों को सुधारने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। यदि आपको हमारी ये आर्थिक और खोजी समीक्षा मददगार लगी हो और इसने आपको इस नकली चमक दमक के पीछे छिपे सच को देखने में मदद की हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप हमारी अगली रिपोर्ट को देखने से न चूकें। इस नाजुक और कर्ज से भरी दुनिया में आप क्या चुनना पसंद करेंगे? चमकने वाली अस्थायी चीजें या वे गहरे मूल्य जिन्हें कोई भी संकट आपसे कभी छीन नहीं सकता? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम अपने जागरूक दर्शकों के विचारों और उनकी गहरी समझ का बेहद सम्मान करते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सभी सामग्रियां आर्थिक रिपोर्टों, विश्लेषणात्मक आंकड़ों और विभिन्न आर्थिक संदर्भों के आधार पर तैयार की गई हैं। ये पूरी जानकारी केवल सामान्य संदर्भ और ज्ञान के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है और इसे किसी भी तरह की वित्तीय निवेश सलाह या किसी व्यक्ति, संगठन या देश के खिलाफ राजनीतिक आलोचना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी कोशिश हमेशा निष्पक्ष रहकर आपके सामने केवल जमीनी हकीकत को लाने की होती है, ताकि आप इस समाज के हर पहलू को गहराई से समझ सकें।